हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SVN एजुन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम साइंस की बुक जो कि इंटर की है उसके बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को। और ये क्वेश्चन आपके हैं समाजशास्त्र तथा बाल कल्याण समाजशास्त्र जो पोर्शन है उसका, जो कि हमारा भाग 3 है। इससे पहले हमने भाग 1 में जो है शारीरिक क्रिया विज्ञान के क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, और भाग दो जो था उसमें हमने स्वास्थ्य रक्षा के जो है क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका बाल कल्याण समाजशास्त्र है, जिसके अंतर्गत हम टोटल 50+ क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंटर क्लास के क्वेश्चन का पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए, या फिर किसी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कि आपको होम साइंस से रिलेटिव, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो पहला प्रश्न है वो आपका है संयुक्त परिवार की विशेषता है। अब संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है, पहले तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका विवाह और परिवार जो चैप्टर है उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें जो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, आपका संयुक्त परिवार की विशेषता क्या क्या हो सकती है। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग है आपका बड़ा आकार होता है इसका, कई पीढ़ियों के संबंध होते हैं, या फिर सहयोगी व्यवस्था होती, ये सभी होती। तो अगर हम संयुक्त परिवार की विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है आपका बड़ा आकार होता है इस परिवार का, जो संयुक्त परिवार का उसका आकार जो है बड़ा होगा, क्योंकि उसमें कई पीढ़ियाँ जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि कह सकते हैं हम कि कई पीढ़ियों का संबंध भी इसमें होता है। सहयोगी व्यवस्था होती, भाई बड़ा परिवार होने के वजह से और आपस में लोग एक साथ रहते हैं, तो एक दूसरे की जो व्यवस्था होती है वो सहयोग के साथ ही संपन्न की जाती कार्यों को, तो ये भी आपका जो है सही होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके तीनों ही ऑप्शन सही होने की वजह से हम किस ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क करेंगे कि ऑप्शन जो ये सभी हैं वो क्या है आपके लिए सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा है संयुक्त परिवार की सही विशेषता का निम्न में से चयन कीजिए। व्यक्तिवाद प्रकृति होती है इसकी, सीमित दायित्व होता है, बड़ा आकार होता है, अस्थिरता होती। अब संयुक्त परिवार की जो विशेषता होती है उसमें व्यक्तिवाद की बात नहीं होती, क्योंकि अभी हमने जाना कि उसमें क्या होता है जो है सहयोग की भावना होती है, मतलब कोई व्यक्तित्व पर्सनल जो है प्रकृति नहीं होती है। सीमित दायित्व होता है, सीमित दायित्व भी नहीं होता, क्योंकि उसका आकार जो है कैसा होता है बड़ा होने की वजह से वहाँ पर सीमित दायित्व भी नहीं, तो दायित्व जो होते हैं बढ़ जाते हैं। बड़ा आकार होता है और अस्थिरता होती है, तो भाई बड़ा आकार तो इसमें आपका होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही है, लेकिन अस्थिरता होती है ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। एकल परिवार में एकल एक व्यक्तित्व होता है। एकल परिवार की बात की जा रही है तो यहाँ पर बताया गया है, अगर एकल परिवार है, एकल परिवार मतलब होता है आपका जो है यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब कि जो छोटा परिवार होता है उसकी बात की जा रही है, उसमें कैसे मतलब विशेषताएं होती क्या होती है यहाँ पर आपको बताया गया, मतलब कि किस प्रकार के परिवार को आप एकल परिवार कहेंगे। अब यहाँ पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। जैसा पहला ऑप्शन आपका दे रखा, केवल एक व्यक्ति होता है एकल परिवार में, पति पत्नी के रिश्तेदार भी होते हैं, केवल पति पत्नी होते हैं, या फिर पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। तो जो एकल परिवार होता है उसमें जो है पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। एकांकी परिवार में पाई जाती हैं। अब एकांकी परिवार में क्या पाई जाती है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 2 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं, 3 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं, 3 से अधिक पीढ़ियाँ पाई जाती हैं, इनमें से कोई नहीं पाया जाता। तो दोस्तों जो एकांकी परिवार होता है उसमें जो है आपकी जो है आपके एकांकी परिवार होता है उसमें आपकी 2 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। 2 पीढ़ियाँ कैसे, जैसे मैंने बताया आपको कि एक तो पति पत्नी होते हैं और उनके बच्चे। तो पति पत्नी जो होती है पहली पीढ़ी जो होती है उसके होते हैं, और उनके बाद वाली जो पीढ़ी तैयार होती है वो उनके बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एकल परिवार होता है उसमें हमको कितनी पीढ़ियाँ मिलती है, 2 पीढ़ियाँ जो है आपकी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एकांकी परिवार का अर्थ क्या है, जिसमें केवल पति पत्नी हो, जिसमें पति पत्नी के साथ उनके बच्चे हों, जिसमें पति पत्नी और उनके माता पिता हों, जिसमें पति पत्नी और उनके सभी रिश्तेदार हो। तो देखिए एकांकी परिवार जो होता है उसका अर्थ अभी हमने जो पढ़ा ऊपर एकांकी परिवार क्या है वही यहाँ पर अर्थ में भी लिया जाएगा। अब एकांकी परिवार के अर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर भी वही आंसर आपका निकल आएगा, जिसमें पति पत्नी और उनके साथ उनके बच्चे हों। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है प्यूटरी ग्रंथि बालक के किस
अंग में स्थित होती है? गले में, मस्तिष्क में, पेट में, हृदय में? तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर मैं आपको बताने से पहले इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि आप अगर अपनी बुक खोलेंगे, जिस बुक से मैंने क्या कहते हैं, इस क्वेश्चंस को नोट डाउन किया, वहाँ पर इसका ऑप्शन जो है आपका गलत दे रखा था, जो कि बुक्स आपकी थी शबनम गुप्ता की है, डॉक्टर शबनम गुप्ता की। तो इसमें इसका ऑप्शन गलत रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सही आंसर बताती हूँ इसका क्या होगा। देखिए, प्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है वो बालक के किस अंग में स्थित होती है? तो वो आपकी स्थित होती है मस्तिष्क में, मस्तिष्क में होती है। और अगर हम इसकी वजन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका वजन जो होता है वो आपका 0 पॉइंट जो है आपका 0.6 ग्राम होता है। ये इसका वजन होता है और ये देखने में आप एक अगर देखते हैं तो ये आपका जो है एक मटर के जो दाने के समान होता है। और जो ये मस्तिष्क के जो मस्तिष्क का जो तल होता है हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है, एक उभरा हुआ भाग होता है। तो मतलब एग्जैक्ट जो अगर आपसे ऑप्शन जो दे रखा है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर जो है वो क्या है, आपका मस्तिष्क में ये जो होता है क्या होता है, स्थित होता है। अब ये मस्तिष्क में कहाँ पर स्थित होता है? तो ये जो मस्तिष्क का तल होता है उस पर हाइपोथैलेमस के नीचे ये स्थित होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, बालकों के यौन अंगों के विकास में सहायक है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते पहले, थोराइड ग्रंथि, जनन ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका बताया गया है कि उनके यौन अंगों के विकास में कौन सा सहायक होता है। अगर यौन अंगों के विकास की बात करते हैं तो एड्रिनल आपकी ग्लैंड्स होती है, वो जो होती है क्या कहते हैं, यौन अंगों के विकास में सहायक होती है। जैसे कि यौन अंगों की बात करें तो जैसे दाढ़ी मूँछों का आना लड़कों में, आवाज़ का मोटा हो जाना, लड़कियों में जो होता है इस तरह से उनके क्या कहते हैं स्त्री वाले गुण, जैसे कि उनके क्या कहते हैं दिखाई देना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके यौन अंग के विकास में सहायक होती है। तो इसमें जो मेन योगदान है आपका किस ग्लैंड का, वो आपका एड्रिनल ग्रंथि का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर हम बात करेंगे, बता देते हैं यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड होती है, अगर ये पूछा जाता कहाँ पर होती है, ये आपके गले में पाया जाता है। लेकिन आंसर जो इसका सही है वो क्या है, आपका ऑप्शन जो है वो सी, एड्रिनल ग्रंथि। व्यक्तित्व का विकास नहीं पाया जाता है शैशवावस्था में, बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, पौणावस्था में। देखिए, जो व्यक्तित्व का विकास होता है आपके जो है बालावस्था में भी व्यक्तित्व का विकास होता है, किशोर अवस्था में भी होता है, पौणावस्था में। तो लेकिन शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्तित्व का विकास का कोई रोल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है। परिवार का प्रभाव, जन्म क्रम का प्रभाव, माता पिता का प्रभाव, ये सभी। तो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता है वो किससे प्रभावित होता है, उसका जो मेन कारक है आपका, ये सभी होते हैं। परिवार का प्रभाव भी जो होता है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए क्या कहते हैं मेन कारक हो सकता है। जन्म का क्रम जो होता है वो भी हो सकता है, भाई किस नंबर पे बच्चा है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, या बीच का बच्चा है, तो उस पर भी इसके जन्म के क्रम का भी इस पर व्यक्तित्व पे उसका प्रभाव पड़ता है। माता पिता का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए इसका करेक्ट आंसर होगा। जन्म से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था या फिर पौणावस्था। तो जन्म से जो 6 वर्ष की आयु होती है उस आयु को हम क्या कहते हैं, उस आयु को हम बालावस्था कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? मकान, नौकरी, अनुशासन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किशोर अवस्था की जो प्रमुख समस्या है, अगर हम मकान की बात करें, नौकरी की बात करें, अनुशासन की बात करें, तो ये सब कुछ भी नहीं। क्योंकि उस किशोर अवस्था जो होती है उसमें बच्चों के जो शारीरिक विकास हो रहा होता है उसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था। तो इस तरह के उनमें कोई भी समस्या नहीं देखी जाती, बल्कि उनमें जो है किशोर अवस्था से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। वर्तमान कानून व्यवस्था के अंतर्गत विवाह की न्यूनतम आयु है लड़के लड़कियों दोनों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष, दोनों के लिए 21 वर्ष, या फिर लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 15 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वर्तमान कानून की बात करें तो अभी जो है वर्तमान समय में 2023 में क्या कहते हैं कानून में ये मतलब कि लड़कों लड़कियों दोनों की उम्र जो है विवाह की 21 वर्ष करने के ऊपर बात चल रही है।
लेकिन अभी तक के ये लागू नहीं किया गया। तो इसलिए अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और जो है वर्तमान के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो इसका सही आंसर होगा कि लड़कों के लिए जो है 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष, क्योंकि अभी जो पुराना हमारा चल रहा था वही नियम अभी भी है कि लड़कों की जो आयु होगी विवाह की वो कितनी होगी, 21 वर्ष होगी, और लड़कियों की क्या है, 18 वर्ष होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बाल विवाह से आप क्या समझती हैं? एक पारंपरिक सामाजिक प्रथा है, एक धार्मिक प्रथा है, एक सामाजिक समस्या या बुराई है, एक उत्तम व्यवस्था है। तो बाल विवाह जो होता है वो आपकी क्या है, एक सामाजिक समस्या या बुराई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाल विवाह से क्या आशय है? बचपन में होने वाले विवाह, किशोर अवस्था में होने वाला विवाह, माता पिता द्वारा तय किया विवाह, कानून द्वारा विवाह की निर्धारित न्यूनतम आयु से कम आयु में विवाह। तो देखिए जो बाल विवाह है, अगर हम बाल विवाह की बात करते हैं तो बाल विवाह जो होता है वो एक तरह से कानून द्वारा जो विवाह की निर्धारित न्यूनतम आयु है उससे कम में विवाह कर देना ही आपका बाल विवाह कहलाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। बाल विवाह के तथाकथित लाभ हैं: प्राकृतिक नियमों के अनुकूल, अनैतिकता को रोकने में सहायक, पति पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक, उपयुक्त सभी। तो जो बाल विवाह है दोस्तों, अगर उसके तथाकथित लाभ की बात करते हैं कि उससे लाभ क्या है, तो आप ये कह सकते हो, देखिए यहाँ पर हम अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो प्राकृतिक नियमों के अनुकूल, इस ऑप्शन को अगर हम छोड़ के बाकी ऑप्शन पर ध्यान देते हैं तो देखिए अनिष्टता को रोकने में सहायक। तो ये बात जो है अगर बाल विवाह के लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि अनिष्टता जो किशोर अवस्थाओं में बालक और बालिकाएं जो होते हैं अपने पद से भ्रमित हो जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उन्हें सही मार्गदर्शन न मिलने की वजह से वो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते, तो उस चीज़ को रोकने में इसका बहुत बड़ा मतलब कि रोल हो सकता है। तो ये एक तरह से इसका लाभ है। तो अनिष्टता को रोकने में ये सहायक होता है, ये आप कह सकते हैं। पति पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायक होता है, क्योंकि शुरू से बाल विवाह अगर होता है तो उसमें क्या होता है, पति पत्नी जो है एक दूसरे की आदतों से काफ़ी वाकिफ़ होते हैं और उसके स्वभाव को समझते हैं शुरू से ही। तो ये भी जो है इसके लाभ के उसमें आ जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल सही होने की वजह से हम तीसरा ऑप्शन भी इसमें ले सकते हैं, प्राकृतिक नियमों के अनुकूल है। तो इसका अगर सही आंसर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी जो है लाभ इसमें आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। लड़की की विवाह योग आयु होती है 16 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो लड़की की जो विवाह योग आयु होती है वो क्या होती है आपकी, 18 वर्ष होती है। अभी हमने ऊपर देखा कि लड़की की जो है 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान भारतीय समाज में मान्यता प्राप्त विवाह है बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, एकल विवाह, यानी कि एक विवाह। तो वर्तमान भारतीय समाज जो है वो एक विवाह जो है उसको मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। विवाह एक संस्था है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, संस्कृति। देखिए ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आया है और बहुत आसान क्वेश्चन है कि विवाह क्या है, एक सामाजिक संस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अंतरजातीय विवाह के कारण हैं प्रजातीय भिन्नता, जातिवाद, मुसलमानों का आक्रमण, ये सभी। तो अंतरजातीय अगर हम विवाह की बात करते हैं तो अंतरजातीय विवाह का जो है आपके ये सभी कारण है, प्रजातीय भिन्नता भी है, जातिवाद है और मुसलमानों का आक्रमण, ये सभी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? विशेष विवाह अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये कब पारित हुआ है? तो ये पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है 1950, 1951, 1952 या फिर 1954। तो विशेष विवाह की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, विशेष विवाह की थोड़ी सी हम बात करने से पहले एक इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि जो विशेष विवाह अधिनियम है उसके द्वारा सभी व्यक्तियों के परस्पर वैवाहिक संबंध स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई है। तब इस अनुच्छेद मतलब आपके अधिनियम के तहत ये बात कही गई, जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। यानी कि विशेष विवाह एक ऐसा विवाह था जिसमें अगर आप इस तरह का विवाह करते हैं तो आप जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, जो भी धर्म है उस उनमें से किसी भी धर्म को नहीं मानते, तो वो ऐसा विवाह क्या कहलाता था, आपका विशेष विवाह कहलाता था। लेकिन सन 1923 में इस अधिनियम में संशोधन
बंद कर दिया गया था और विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को जो है परस्पर विवाह करने की अनुमति और जो है प्राप्त हो गई थी। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर अब ये रूल्स नहीं रह गया था कि जो इस अगर आप विशेष विवाह करते हैं तो आपको किसी भी धर्म को नहीं मानना होगा। ये सारी चीज़ों को जो है ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूछा गया मैं उसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ विशेष विवाह अधिनियम कब आया, तो विशेष विवाह अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आया है 1954 में। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही है। बाकी विशेष विवाह अधिनियम क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम कब आया, पारित हुआ, यानी कि यहाँ हिंदू विवाह अधिनियम की बात की जा रही है तो पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। 18 मई 1955, 18 मई 1956, 28 मई 1957 या फिर 28 मई 1958 में। तो देखिए पहले यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम की बात करते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है आपका लागू कब हुआ है, यानी कि पारित कब हुआ, तो ये 18 मई 1955 को हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए है क्या है वो करेक्ट आंसर है। अब इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देती हूँ। जो आपका हिंदू विवाह अधिनियम था ये जब लागू हुआ था 1955 में, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह 18 मई 1955 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। सबसे मेन चीज़ आपकी ये है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है आपका 18 मई 1955 को पारित हुआ। विवाह विच्छेद के आधार हैं स्त्री अथवा पुरुष द्वारा व्यभिचारी जीवन बिताना, यानी तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन हमारा है स्त्री अथवा पुरुष द्वारा व्यभिचारी जीवन बिताना। अगला ऑप्शन हमारा है स्त्री अथवा पुरुष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, 7 वर्षों से स्त्री अथवा पुरुष का पता ना हो, उपयुक्त सभी। तो विवाह विच्छेद के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ये सारे ही आधार हैं आपके। स्त्री अथवा पुरुष द्वारा जो व्यभिचारी जीवन है वो बिताना, यानी कि एक दूसरे से अलग रह रहे हों वो। स्त्री अथवा पुरुष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो तो भी ये कारण हो आपका आधार बन सकता है उनका विवाह विच्छेद का। 7 वर्षों से स्त्री अथवा पुरुष का पता ना हो, यानी कि वो एक दूसरे के बारे संपर्क में ना हो, तो यहाँ पर ये बात की गई है कि उनका मतलब गुमशुदगी हो या फिर मतलब किसी भी कारण से मतलब उनका पता ना हो, तो ये आपका एक कारण हो सकता है उसका आधार। तो ये सारे जो तीनों आधार दिए गए उपयुक्त सभी जो है इसमें सही हैं, तो आपके विवाह विच्छेद के आधार माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वैवाहिक समायोजन अति आवश्यक है पति पत्नी के सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, बच्चों के उचित विकास के लिए, पूरे परिवार की सुख शांति के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी के लिए। वैवाहिक समायोजन जो होता है वो आपके लिए अति आवश्यक है, जिससे कि पति पत्नी के सुखी दाम्पत्य जीवन चल सके, बच्चों का उचित विकास हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है पति पत्नी में समुचित समायोजन होना, पत्नी का सुंदर होना, पति का शिक्षित होना, अत्यधिक धन का होना। तो वैवाहिक जीवन की जो सफलता के लिए आवश्यक है वो है पति पत्नी में समुचित समायोजन का होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वैवाहिक असमंजसता का मुख्य कारण है मकान, कपड़ा, वैचारिक मतभेद, प्यार। तो इसका सही जो आपका वैवाहिक असमंजसता का मुख्य कारण है माना जाता है वो क्या माना जाता है आपका, माना जाता है वैचारिक मतभेद। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। वैवाहिक जीवन में दुख के कारण है संवेगात्मक असमंजसता, आर्थिक कठिनाई, यौन संबंधों का असमान होना, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है आपके आंसर होगा वो क्या होगा आपका उपयुक्त सभी होगा। ये सभी कारण जो है वैवाहिक जीवन में दुख के कारण हो सकते हैं। दहेज प्रथा के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन है हमारे जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र, सामाजिक प्रथा, कुरूप लड़कियों का मुआवजा, ये सभी। तो दहेज प्रथा के लिए उत्तरदायी जो होगा आपका क्या होगा, ये सभी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दहेज प्रथा का दुष्परिणाम है कन्यावध, आत्महत्या, बारात की वापसी, ये सभी। तो आप सभी जानते हैं जो इस प्रथा के दुष्परिणाम है ये क्या है आपके, ये सभी हैं। कन्यावध भी है, आत्महत्या है, बारात की वापसी, ये सभी जो है इसका दुष्परिणाम है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। संशोधित दहेज निरोध अधिनियम
1986 के अनुसार दहेज अपराध को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है। समाज की सजा की अवधि को 2 वर्ष कर दी गई है। जुर्माना 10,000 रुपये कर दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दहेज अपराध को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। अनुसूचित जातियों की सामाजिक समस्या है। अब सामाजिक समस्या क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। सार्वजनिक मार्गों के उपयोग पर रोक की समस्या, सार्वजनिक कुओं तथा तालाबों के उपयोग पर रोक की समस्या, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पर प्रतिबंध की समस्या, उपयुक्त सभी समस्याएं। तो ये सभी समस्याएं जो हैं इनकी हैं, तो उपयुक्त सभी समस्याएं जो हैं ये ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। स्त्रियों की प्रमुख समस्या है स्वास्थ्य संबंधी समस्या, आर्थिक आत्मनिर्भरता की समस्या, समाज में सम्मान की समस्या, कोई समस्या नहीं। तो देखिए स्त्रियों की प्रमुख समस्या की अगर बात, यहाँ पर इन्होंने जो समस्या की बात नहीं की, प्रमुख समस्या की बात की। तो प्रमुख समस्या की अगर हम बात करते तो ऑप्शन में आपके ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जो सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें तो यहाँ प्रमुख समस्या की बात की तो प्रमुख समस्या आपकी क्या होगी, आर्थिक आत्मनिर्भरता की समस्या जो है वो स्त्रियों की प्रमुख समस्या जो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। हालांकि अब इस चीज़ में सुधार हो चुका है और हो रहा है। समाज के पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने के उपाय हैं। समाज के पिछड़े वर्गों की स्थिति को अगर सुधारना तो उसके क्या उपाय हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षा का प्रसार, सामाजिक सुधार के उपचार, आर्थिक सुधार के उपचार, ये सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर किसी समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उसको सुधारना है तो शिक्षा भी ज़रूरी है, सामाजिक सुरक्षा के उपयोग और आर्थिक सुरक्षा सुधार के उपयोग, ये सभी मतलब सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार ये सभी जरूरी होंगे। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। शिशु का स्तनपान छुड़ाना चाहिए 3 माह की आयु में, 6 से 9 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, चाहे जब। तो जो शिशु का स्तनपान होता है वो हमें 6 से 9 माह की आयु में जो है छुड़ाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और 6 माह की आयु से ही हमें उसे क्या होता है, दाल का पानी और ये सब जो है देना शुरू भी कर देना चाहिए। शिशु के दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, लौह तत्व की, विटामिन की, कैल्शियम की, प्रोटीन की। तो हम सभी जानते हैं जो दांतों के लिए आवश्यक तत्व है वो क्या है आपका कैल्शियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नवजात शिशु के कपड़े होने चाहिए ऊनी, मुलायम, सूती, टेरिकॉट, रेशमी। तो शिशु का जो स्किन होती है वो अति कोमल होती है और उसको हमें किस तरह के कपड़े पहनाने चाहिए, सूती कपड़े, यानी कि जो कि मुलायम होते हैं। तो इस तरह के कपड़ों का हमें उपयोग करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है। जन्म के समय अगर हम शिशु के औसत भार की बात करते हैं तो पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। 2 किलोग्राम, 3 से 3.5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, कुछ भी हो सकता है। तो जन्म के समय अगर शिशु के औसत हम भार की बात करते हैं तो औसत भार जो होता है वो हमें बताया गया है कितना होना चाहिए, 3 से 3.5 किलोग्राम होना चाहिए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका भार इनमें से कम होता है, 2 किलोग्राम से, 3 किलोग्राम से, 4 किलोग्राम से, 5 किलोग्राम से। तो देखिए अपरिपक्व जो शिशु होते हैं उनका भार जो होता है वो अगर जो है आपका 3 किलोग्राम जो होता है उससे कम है, 3 किलोग्राम से कम है तो अपरिपक्व शिशु के अंतर्गत आएंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो औसत भार है वो 3 और 3.5 के बीच में माना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। शिशुओं को विभिन्न टीके लगाए जाते हैं भार बढ़ाने के लिए, विभिन्न रोगों से बचाव के लिए, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने के लिए, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए। तो जो शिशुओं को टीके लगाए जाते हैं उसका मेन जो कारण है वो क्या है, आपको आप सभी जानते हैं, विभिन्न रोगों से बचाव के लिए उन्हें ये टीके लगाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अपरिपक्व शिशु वह कहलाते हैं जिसका वजन होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा यहाँ पर बदला हुआ है, बस बात वही कही कि इन्होंने पूछा अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका भार इससे कम होता है, और यहाँ बोला गया है आपसे अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेम है तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि क्या होना चाहिए। आंसर आप सभी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्योंकि क्वेश्चन को सिर्फ पूछने का तरीका अलग है लेकिन आंसर जो है आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप सभी को मालूम है और इसे आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके हमें बताएंगे। बाल मृत्यु के कारण है
गर्भ अवस्था की असावधानी, कुपोषण, अधिक संतानें, ये सभी। तो बाल मृत्यु के जो कारण है वो आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। गर्भ अवस्था की असावधानी भी है, कुपोषण भी है, अधिक संतानें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाल मृत्यु की दर सबसे कम है भारत में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, जापान में। तो बाल मृत्यु की जो सबसे कम दर है वो कहाँ है, आपके इंग्लैंड में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाल मृत्यु को रोका जा सकता है जीवन स्तर में सुधार करके, शिक्षा के प्रसार द्वारा, बाल विवाह पर रोक लगाकर, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। मतलब बाल मृत्यु दर को हम रोक सकते हैं जीवन स्तर में सुधार करके भी, शिक्षा का जो है प्रसार करके भी, और बाल विवाह को रोक करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका सही ऑप्शन नंबर डी। बाल मृत्यु की दर सबसे अधिक है जापान में, भारत में, अमेरिका में, पाकिस्तान में। तो अभी तक के जो बाल मृत्यु की दर की सबसे अधिक वो आंकड़े जो है पाए गए हैं वो आपके कहाँ पाए गए हैं, भारत में पाए गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत में। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, और या फिर हानोई में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका यूनिसेफ है, यूनिसेफ के अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका जो है न्यूयॉर्क में। अब यहीं पर हम जो है कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके कुछ और पॉइंट्स पे भी पूछा जा सकता है। जैसे कि वर्तमान समय में जो है इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जो है आपके संयुक्त राष्ट्र के कैथरीन रसेल हैं। कौन है आपके, कैथरीन रसेल, जो कि कहाँ के हैं आपके संयुक्त राष्ट्र के हैं। ये है इस जो है वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है आपकी 11 दिसंबर 1950 में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। 46 में आपकी जो है ये इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम भारत में इसकी स्थापना की बात करते हैं यूनिसेफ की, तो आपकी 1950 में हुई थी। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और अगर हम कुल सदस्यों की बात कर लेते हैं अब यहीं पर, इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो इसमें कुल जो सदस्य हैं वो आपके कितने हैं, 190। ये आपके इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, रेड क्रॉस सोसाइटी कर विषय में जो है यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी के होगा के विषय में सत्य है, यह एक स्वतः शासी जो है यानी कि स्वायत्तशासी संगठन है। यह मानवता के आधार पर शांति और युद्ध के समय सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, समझ, सूझ एवं सहयोग को प्रोत्साहन देता है। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। रेड क्रॉस जो होता है वो एक स्वायत्तशासी जो है संगठन है, यानी स्वयं चलने वाले मतलब अपना करने वाले संगठन है। और दूसरा यहाँ पर जो मानवता के आधार पर शांति युद्ध के समय जो सेवाएं उपलब्ध कराती है वो उसमें भी इसका सहयोग रहता है। तो ये भी इसके बारे में सही है। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, समझ और सूझ जो होती है उसमें सहयोग में प्रोत्साहन देना, ये भी इसका है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी तत्व जो है इसके बारे में क्या है आपके सत्य हैं। अब रेड क्रॉस जो है यानी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसकी स्थापना अगर हम बात करते हैं तो उसकी स्थापना आपकी हुई है 1920 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है शिशु सुरक्षा का स्वयंसेवी संगठन है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड, ये सभी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। शिशु सुरक्षा का स्वयंसेवी जो संगठन है ये आपके ये सभी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत में मुख्य कार्यालय कहाँ है, पहले ऑप्शन देखते हैं, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो WHO जो है WHO का भारत में जो है मुख्यालय है वो मुख्य मुख्यालय कहाँ पर आपका नई दिल्ली में है।
अब यहाँ पर ही हम WHO का जो मेन मुख्यालय है आपका, वो कहाँ पर, अगर हम पूछेंगे भारत में ना पूछ के, तो ये आपका जनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना आपकी 7 अप्रैल, अभी जो है 7 अप्रैल जो है पिछले महीने, यानी कि ये जो है दिवस आपका मनाया भी गया था WHO का। तो ये कब है, कहाँ पर आप मनाया गया, आपको मनाया गया था 7 अप्रैल को मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो दिवस है वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, माने कि इसका 7 अप्रैल 1948 जो है, ये आपका क्या है, स्थापना की इसकी तिथि है। और भारत में अगर हम इसकी बात करते हैं तो भारत में जो है ये 12 जैन 1948 में बना है। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। अब देखिए यूनिसेफ की स्थापना मैंने आपको ऊपर बता दिया है, पहले इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। 1944 में, 1945 में, 1946 में, 1949 में। तो यहाँ पर आप सभी इसका आंसर जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अभी मैंने बताया था 11 दिसंबर 1946 में। तो यहाँ पर सिर्फ आपसे सन पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का कार्य है वन पशुओं की सुरक्षा करना, माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सैनिकों की सुरक्षा करना, इनमें से कोई नहीं। तो यूनिसेफ जो होता है उसका कार्य माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। परिवार नियोजन से लाभ है निर्धन वर्ग को, सामान्य वर्ग को, संपन्न वर्ग को, मध्यम वर्ग को, पूरे राष्ट्र को। तो जो परिवार नियोजन आपका है, इससे जो है मतलब कि पूरे राष्ट्र को ही क्या है आपका लाभ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। लूप लगभग कितने वर्ष तक कार्य करता है, 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक। तो लूप जो होता है वो आपका कितने वर्ष तक कार्य करता है, 5 वर्ष तक कार्य करता है। देश में प्रतिवर्ष कितने गर्भपात कराए जाते हैं, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। तो इसका जो आंकड़ा निकाला गया वो कितना निकाला गया, 6 लाख निकाला गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। वर्तमान में लगभग कितने लोगों ने स्वेच्छा से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया है, 1.27 करोड़, या फिर 2.35 करोड़, या फिर 3.63 करोड़, या फिर आपका 5.25 करोड़। तो जो वर्तमान समय में स्वच्छता यानी कि अपनी इच्छा से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया है, वो लगभग उनकी जो संख्या है वो आपकी कितनी है, 3.63 करोड़ है। परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल क्यों नहीं हो पाते, यौन शिक्षा की कमी, निर्धनता, अज्ञानता, इनमें से सभी। तो ये सभी कारण हैं इसके असफल होने के, यानी कि जिस कारण से ये सफल नहीं हो पा रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, परिवार नियोजन द्वारा किस समस्या का समाधान हो सकता है, संख्या नियंत्रण, देश के विकास की वृद्धि, माता तथा शिशु की मृत्यु में कमी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है, किस समस्या का समाधान हो सकता है, जनसंख्या नियंत्रण की समस्या का समाधान हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।